प्रकाश निकल रहा है और हमारे चारों तरफ पे प्रकाश विद्यमान है। हम उस प्रकाश में लीन हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं। इस प्रकार का विचार कीजिए और अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगा लीजिए। बिल्कुल शांत और मौन हो जाइए। ओम। चलिए 6:45 हो गए हैं। आ जाइए सिंहासन और हस्तासन। 1 मिनट ज्यादा लूंगा, ज्यादा नहीं। सिंहासन आ जाइए, स्थिर बनिए। शेर की आवाज आ रही है अंदर से। मुकेश जी के लिए शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव श्यामा शांति शांतिरेधि। ओम शांति 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 भवतु। ओम। सभी साधकों को सादर प्रणाम। ओम। जय हो धरती माता। जय ओम गजानंद महाराज। ओम प्रणाम। सर। ओम सर। ओम सर। बहुत अच्छे से। योगाचार्य जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तालियां तो बज गई, तालियां तो बजेगी। जय हो धरती माता। बाद में बहन जी समय काट लेती है, इसलिए हमने बोला पहले ही बजा दो। अतिशय सुंदर आज का योग सत्र आदरणीय मुकेश मालवीय आपकी आवाज नहीं आ रही बहन जी, आपकी आवाज कमजोर हो गई, जोर से बोलो। जी आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है जी। आज की योग सत्र आदरणीय मुकेश मालवीय जी, जिला नर्मदापुर मध्य प्रदेश से, उन्होंने आज बहुत सुंदर योग का प्रशिक्षण दिया और सबने आनंद पूर्वक योग का साथ देकर आनंद लिया और बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। और अब हम द्वितीय सत्र की तरफ चलते हैं। आज हमारे द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्री भुवनेश्वर राय जी, कृषि विशेष तज्ञ झारखंड से, और आज उनका विषय है खरीफ की फसलों में बीमारी एवं कीट नियंत्रण पर वो अपना मार्गदर्शन देने के लिए योगाहार मंच पर आमंत्रित है। मैं उनको सादर निवेदन करती हूँ, आप आइए, आपका स्वागत है। जी आदरणीय भुवनेश्वर जी।
धन्यवाद रंजना बहन जी। सबसे पहले तो आज इस योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज अभी मुकेश जी ने बहुत अच्छा योग का कार्यक्रम हम लोग के सामने किया। प्रतिदिन हम लोग करते हैं और इसका लाभ सबके संज्ञान में है कि कितना हो रहा है। आज मैं कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा लैपटॉप आज मॉर्निंग में ही पता नहीं क्यों खुल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है और सारा चीज उसी में रहता है, मैं उसको खोल भी नहीं पाया हूं। तो खरीफ ऋतु के कीट और बीमारियों के बारे में कुछ चर्चाएं होंगी, लेकिन वो चर्चाएं केवल मौखिक रूप से प्रैक्टिकली मैं बात करूंगा और उसी के हिसाब से फिर हम लोग आपस में चर्चा करते हुए जो भी प्रॉब्लम इस समय धान के खेतों में, खासतौर से ज्यादातर धान की फसल है इस समय और सब्जियों की है, तो जो भी दिक्कतें आ रही होंगी, जो हमारे किसान भाई इसमें जुड़े हुए हैं, फिर वैसे चर्चाओं को हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि हम लोग जो है जैविक और प्राकृतिक खेती जब करते हैं तो उसमें कौन कौन से बायोपेस्टिसाइड हम डालते हैं। तो जो बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में आप सबको पता है बिवेरिया वैसियाना एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में भी मिलता है और उसको बहुत से लोग उसको डाल भी रहे हैं और यहाँ तक कि अब तो उसको बनाने का कार्यक्रम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। कुछ हमारे किसान भाई अब उसको बनाना भी शुरू कर रहे हैं और भविष्य में बनाएंगे भी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चौहान सर ने शुरुआत किया है उसमें मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जब काफी चर्चाएं उस पर हो जाएंगी तो उनके पास अपार ज्ञान है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं और उसी पर उन्होंने बहुत काम किया है। और जैसा कि वो बताते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनको भी बहुत कम ज्ञान होता है इसके बारे में। फिर भी जो हमारे सामने कुछ प्रोडक्ट हैं जिसको हम लोग देखते हैं, जिसका सरकार ने भी अनुमोदन किया है, कंपनियां भी बनाती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए। तो बिवेरिया वैसियाना एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो जितने भी इंसेक्ट के स्टेजेज होते हैं, शुरुआत से लेकर के एग, अंडा, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, मुख्यतः 4 स्टेज होते हैं उनकी लाइफ साइकिल को, तो वो सारे लाइफ साइकिल को खत्म कर देते हैं, वो सबको डैमेज करते हैं। तो ये माना जाता है कि नॉर्मली अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है और अगर बिवेरिया वैसियाना आपने स्प्रे कर दिया तो काफी हद तक आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई टर्माइट, व्हाइट ग्रब, इस तरह के विशेष तौर से अगर कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है तो उसमें मेटाराइजियम एनिस्पली जो मेटा के नाम से आता है उसको हम यूज करते हैं, जिसमें एफिड जैसे जितने भी सकिंग पेस्ट से लेकर के और ये ग्रब्स, टर्माइट वगैरह होते हैं, सब इसको कंट्रोल कर देते हैं। इसके बाद जो नेमाटोड्स होते हैं उसके लिए वर्टिसिलियम क्लाइमेडोस्पोरियम होता है जो बल्टी के नाम से आता है। मार्केट में पतंजलि का अगर लें तो
पतंजलि वर्टी के नाम से आता है। इसी तरह से हर कंपनियां अपने अपने नाम के आगे वर्टी लगा देती हैं, तो वो आपको इफेक्टिव होता है। नीम ऑयल है, सब लोग जानते हैं। नीम ऑयल किसी भी सकिंग पेस्ट के लिए या वैसे भी अगर आप स्प्रे करते रहें समय समय पर, तो कीड़े इसमें भी नहीं आते हैं। और जो माइट्स होते हैं, खासतौर से बैगन वगैरह में जो नीचे की पत्तियों पर होते हैं, उसके लिए, माइट्स के लिए हिर्सुटेला के नाम से आता है, उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो जिसको हम लोग कीड़ों के लिए प्रयोग करते हैं। आज मेरा प्रेजेंटेशन इसी पर था कि मैं सोचा था कि कुछ कीड़ों को आप लोगों को दिखाऊं, पहचान कराऊं कि कौन कौन से कीड़े हैं। उसमें बहुत कायदे से बना हुआ था। फिर मेरा जब लैपटॉप सही हो जाएगा तो कभी प्रतिदिन हम लोग का काम है, करते रहेंगे। मुख्य रूप से आज हम थोड़ा सा आपस में चर्चा करेंगे कि धान में कौन कौन से रोग आ रहे हैं और उनको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। तो देखें, धान में मुख्य रूप से जो रोग होता है वो ज्यादातर रोग फंगस की वजह से होता है। और फंगस में उसके नोट्स पर, लीफ पर, उसके गर्दन पर, ये जितने अटैक होते हैं उसको बोलते हैं ब्लास्ट। तो जो धान में ब्लास्ट रोग होता है वो पत्ती पर भी आ जाता है, तो उसको लीफ ब्लास्ट बोलते हैं। अगर उसके गर्दन पर आ गया, उस बाली के नीचे आ गया, तो उसको नेक ब्लास्ट बोल दिए। अगर उसके नोट्स पर आ गया तो नोट्स ब्लास्ट बोल दिए। तो ये जो ब्लास्ट है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद बैक्टीरिया से जो मुख्य रूप से आता है वो बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट है। कुछ वायरस से भी आते हैं और कुछ जो है न्यूट्रिएंट की कमी से भी आते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी में अगर मान लीजिए कि जिंक की कमी हो गई तो खैरा रोग समय समय पर आप लोग देखते होंगे कि वो किस तरह से लगता है। और ये जो ब्लास्ट है, अगर हम ब्लास्ट पर चर्चा करें तो सबसे पहले जो पत्ती के ऊपर जो ब्लास्ट लगता है, जो दिखाई देता है, वो उसका मुख्य पहचान यही है कि आप देखेंगे तो पत्तियों पर बीच बीच में आंख के आकार का या नाव के आकार का चित्र दिखाई देगा, जो बीच में सफेद होता है और किनारे किनारे जो है मटमैला रंग का होता है। उसका मुख्य पहचान यही होता है कि वो लंबा होता है और बीच में सफेद होता है। अगर इस तरह का लग गया तो समझ लीजिए कि वो ब्लास्ट है। और इसी तरह से आपका जो बाली पर लगता है, बाली के नीचे, जिसको आप गर्दन तोड़ भी बोलते हैं, वह भी लगता है। और फिर नोट्स पर लगता है, वहां से भी वो बालियां भी टूट जाती हैं और नोट्स पर लगता है, वहां से भी पौधे झुक जाते हैं। तो ये ऐसा बीमारी है कि ये करीब करीब फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता है। और इसके कंट्रोल के लिए आपको केमिकल में तो बहुत रिसेंटली दवाएं आई हैं। आप जो लोग केमिकल खेती करते हैं उनको पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो वो जानकारी हो जाएगा। लेकिन अपने पास इसका जो सबसे अच्छा उपाय है जैविक में, उसका है सूडोमोनास। इसमें बहुत अच्छा काम करता है।
ये आप लोग नोट कर लें कि सूडोमोनास जो है, इसमें सूडोमोनास फ्लोरोसेंस जो है इसमें बहुत अच्छा काम करता है। और इसको 2.5 किलो आप पडलिंग में ही अगर प्रयोग कर देते हैं तो इसके जो फंगस होते हैं पहले से ही आपकी जमीन में पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे, तो ये बीमारियां आने की संभावना कम होगी। और यदि लगता है तो 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कर दीजिए, तो ये बड़ा अच्छा फायदा होता है। क्योंकि फंगस है तो इसमें ट्राइकोडर्मा भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली ब्लास्ट के लिए जो है ये फ्लोरोसेंस बहुत अच्छा काम करता है। अब झुलसा रोग आप सुने होंगे, जिसको आप ब्लाइट बोलते हैं। तो इसमें भी पत्तियों पर भी लगता है, गांठ पर भी, तना पर भी। इसमें बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं और फिर नीचे हल्के नीला कलर हो जाता है, बाद में ये मटमैला हो जाता है। तो इसको भी जो है आप देखें, बहुत सिंपल सा बात है कि अपने इसमें जैविक प्राकृतिक खेती में, जैविक खेती में दवाओं का नाम बहुत ज्यादा नहीं है, और फंगस के यही 2-3 ट्राइकोडर्मा है और फ्लोरोसेंस है। इन दोनों का आप प्रयोग करते रहें तो आपका फंगस की डिजीज जो है खत्म हो जाएंगे। बड़े ही इफेक्टिव हैं, जैसा कि आप लोग खुद ट्राइकोडर्मा भी बना रहे हैं और डाल भी रहे हैं, और आपको इसका असर दिखाई भी दे रहा है कि कितना ये जानदार है। तो इस तरह से जितने भी आपके डिजीज आवे उस पे आप इसका प्रयोग करें, और अगर किसी प्रकार का कोई कीड़ा दिखाई दे तो उसके लिए आप जैविक में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद एक जो है फॉल्स स्मट भी आता है, जो लास्ट में आप देखते होंगे कि धान में बालियां जब निकलती हैं तो ये पहले से भी लग जाता है, लेकिन आपको पता चलता है कि जब फसल की दाने निकलने लगते हैं फ्लावरिंग स्टेज पर, तो पीला पीला हल्दी के रंग के उस दाने पर लगता है। जब आप उसमें चलेंगे तो आपके कपड़े में पूरा हल्दी टाइप लग जाता है, तो उसको फॉल्स स्मट बोलते हैं। इसका भी आप प्रयोग उसी से कर सकते हैं, आप अपने जैविक प्राकृतिक खेती में ट्राइकोडर्मा और उससे। तो ये कुछ बीमारियां रही। ब्राउन स्पॉट भी एक भूरा चित्ता रोग भी है, तो ये इसके भी आप देखते हैं कि पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे रंग के पड़ जाते हैं, तो वो भी एक डिजीज है। एक और बीमारी लगता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसको आप बोलते हैं। तो इसका भी आप, इसमें भी वही चीजें हैं कि जब आप देखेंगे कि पत्तियों के किनारे पीला हो जाता है धीरे धीरे शुरुआत में, और फिर बाद में जाकर के पूरा खेत जो है झुलसने लगता है। ये और भी आलू में भी लगता है ब्लाइट, टमाटर में भी लगता है, मिर्चा में भी लगता है, सब में इस तरह की ब्लाइट लगता है। तो ये मुख्य रूप से जो ब्लाइट है वो अपने जैविक प्राकृतिक खेती में तो मैंने बता भी दिया, लेकिन स्पेशली अगर आप जब उसमें जाते हैं तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ये इसका मेन दवा वही है बैक्टीरिया का। बैक्टीरियल जितने भी बीमारी हैं तो उसके लिए आप यूज करिएगा, कोई
खैरा रोग आप समझ ही रहे हैं कि इसमें जिंक की कमी है। तो अगर आपने पहले ही पर्याप्त मात्रा में जिंक दे दिया है तो इसके आने के चांसेस कम हैं। अगर आ भी रहा है तो पहला ही क्रॉप ड्रेसिंग में 21% वाला अगर आपके पास वो देते हैं, अगर केमिकल में आप देते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो फिर आपका जो जैविक है, जैविक में तो फिर मैं वहीं आऊंगा कि जब केमिकल में आप जाएंगे तो हर चीज का अलग अलग है। और आप अपने वहां जब करेंगे तो आपने गोबर की खाद डाल दिया तो फिर समझिए कि 17 तत्व मिल गए। और अगर आपने गोबर की खाद नहीं डाला, आप केमिकल में हैं, तो 17 के लिए 17 तत्व अलग अलग डालने पड़ेंगे। फिर एक शीट ब्लाइट आता है जो देखते होंगे आपकी जो जहां आप पानी भरते हैं खेतों में उसके ऊपर ही उसकी तने के ऊपर बिल्कुल रंगीन हो जाता है और जब आप उसको छुएंगे तो बिल्कुल सड़ने लगता है। तो वो शीट ब्लाइट बोलते हैं उसको। तो उसके लिए भी केमिकल में तो बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं, बट आप अपने हिसाब से कर ले। तो मैंने कुछ उसका बता दिया कि कौन कौन से मुख्य रूप से बीमारियां इसमें लगती हैं। उसका नाम हल्का सा मैंने बताने की कोशिश किया। और मुख्य रूप से जो इसमें कीड़े लगते हैं वो स्टेम बोरर हैं धान में, जिसको राइस स्टेम बोरर कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसके लार्वा, और मुख्य रूप से लार्वा ही समझिए, इसके लार्वा क्या करते हैं कि तने में घुस करके जो उसके मुख्य पार्ट होता है जिसको डेड हॉट बोलते हैं उसी को डैमेज कर देता है और वो सूख जाता है। जब आप देखते हैं कि जब आप खेतों में जाएंगे तो कोई पत्तियां जो है ऊपर वाली जो डेड एकदम ऊपर नुकीला वाला पार्ट है वो सूखा हुआ है, तो समझ लीजिए जब खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। तो समझ लीजिए कि इसमें स्टेम बोरर लगा हुआ है। तो उसके लिए आप बना करके डाल दें या खरीद करके डाल दें, जैविक में आप यूज कर सकते हैं। एक लीफ फोल्डर कीड़े होते हैं, उसको भी आप देखे होंगे कि आपके जो पत्तियां हैं वो मुड़ जाती हैं और उसमें जब आप चेक करेंगे तो उसी में सफेद सफेद धारी जो है बना रहता है। तो लीफ फोल्डर के भी जो लार्वा होते हैं वो उसमें उसको डैमेज करते हैं पत्तियों में को फोल्ड करने में, और उनके जो ग्रीन टिश्यू होते हैं उनको चूसते हैं और धीरे धीरे जो है ये पौधे को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। जब पत्तियों के रस को चूस लेंगे तो आप समझ ही रहे हैं कि क्लोरोफिल बनेगा नहीं, फिर पौधे जो है पीले पड़ते जाएंगे और वो पौधे धीरे धीरे डैमेज हो जाएंगे। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा मैकेनिकल में हम लोग यूज करते हैं, कहीं कहीं लोग करते हैं कि अगर खेत में पानी भर करके और रस्सी के माध्यम से पानी भरा हुआ है और दो लोग रस्सी ले लिए, जूट की रस्सी, और उसको जो है क्रॉस कर गए चलाते हुए, तो उससे क्या होता है कि काफी वो जो कीड़े होते हैं उसमें से नीचे आ जाते हैं। जब नीचे आ जाते हैं तो फिर वो हल्का हो जाता है, खत्म हो जाता है और फिर वो ऊपर चढ़ नहीं पाते हैं और धीरे धीरे फिर जो है काफी फायदा हो जाता है। और उसके बाद जो है आपके पास तमाम जैविक प्राकृतिक खेती में जो आप यूज करते हैं बायोपेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड, उसका यूज करके आप उसको कर सकते हैं।
एक और कीड़े लगते हैं जिसको आप बीपीएच के नाम से जानते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर। तो ये बहुत खतरनाक है। ये इतना खतरनाक होते हैं कि बहुत जल्दी अटैक करते हैं और पूरे खेत को ये खत्म कर देते हैं। और इसके जो 2 स्टेज वाले कीड़े हैं, जो नीम्फ और एडल्ट, ये पत्ती के सेल्स को चूसते हैं, उसको सक करते हैं और पहले जो है छोटे छोटे पैचेस में आपको ये दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरी एरिया को ये प्रभावित कर देता है। तो इस तरह से कुछ कीड़े और कुछ बीमारी ये धान में लगते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास बहुत ही सरल उपाय है। जब आप केमिकल में जाते हैं तो कोई केमिकल यूज करेंगे, फिर वो काम नहीं करता, फिर दूसरा करते हैं, फिर वो भी काम नहीं करता। मुझे लगता है कि हर तीसरे साल हर कीड़ों के लिए, हर बीमारियों के लिए एक नया टेक्निकल बनता चला आ रहा है और फिर पुराने जो है खत्म होते चले जा रहे हैं। लेकिन विश्वास मानिए कि जो लोग जैविक प्राकृतिक खेती पर भिड़े हुए हैं, उनके खेतों में या तो ये आते नहीं, और आएंगे भी तो उन्हीं खेतों में आएंगे जो शुरुआत में अभी शुरुआत किए हैं। शुरुआत के 3-4 साल की जो शुरुआत है, जब तक मिट्टी अच्छी तरह से नहीं बन पाई है, तभी तक ज्यादा अटैक करते हैं। तो उसमें आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि खेती बहुत ही एक तरह से आज की डेट में बहुत लाभप्रद खेती नहीं मानी जा रही है और लोग इससे हटते चले जा रहे हैं। और जब किसी भी किसान का 1 साल फसल डैमेज हो जाए तो वो आने वाला फसल भी प्रभावित होता है और उनके किसानों के अपने बजट के हिसाब से डिस्टरबेंस होता है। तो हर जगह पर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कि कहाँ हम किस तरह का उपयोग करके अपने फसल को, सबसे पहले अपने फसल को बचा लें, बचाने के बाद फिर आप अपना काम करें। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जहाँ पे लोग दवाओं का प्रयोग कम करते हैं, जैसे हम लोग अपने वहाँ करते हैं, हमारे वहाँ कुशीनगर में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसान धान की रुपाई करने के बाद, जो लोग केमिकल भी करते हैं, वो किसी प्रकार की कोई दवा का स्प्रे करते हैं। खेत में अगर कोई बीमारी लग भी गया तो वो मार्केट से लाते लाते फिर उनका मामला वैसे बन जाता है और वो नहीं कर पाते। इसका कारण मैंने जो समझा वो यही हमको लगा कि करीब करीब काफी लोग रखे हुए हैं, कुछ लोग गाय रखे हैं, कुछ लोग भैंस रखे हैं, और जो लोग नहीं भी रखे हैं वो भी कहीं से न कहीं से गोबर की खाद वगैरह का व्यवस्था करके, शुगर फैक्ट्रियों से फ्रेश मड ला करके उसको सड़ा करके अपने खेतों में डालते हैं। और काफी लोग आजकल ढैंचा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खेत का ऑर्गेनिक कार्बन कुछ ठीक ठाक हो गया है और बीमारियां कम। गेहूं में तो बिल्कुल नहीं यूज होता है। धान में भी पहले थोड़ा बहुत खैरा रोग का प्रकोप होता था, अब भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं तो वो जिंक वगैरह का प्रयोग करके उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो ये कुछ धान की कीड़े बीमारियों के बारे में चर्चाएं थी। अब मैं चाहूंगा कि अगर आप आपस में बातचीत करते हुए कुछ हम लोग
शुरुआत करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और फिर बातचीत करते हुए हम लोग अपने को आगे इस कार्यक्रम को बढ़ावें। धन्यवाद। जी जी आदरणीय, बहुत ही सुंदर आपने फसल सुरक्षा की बात की कि इस खरीफ के मौसम में हम कैसे फसल सुरक्षा दें कीट और बीमारियों से अपनी फसलों को। और ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम कल आदरणीय सुभाष शर्मा जी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा था कि किस तरह से हम भविष्य की तैयारी करें, लेकिन वर्तमान की स्थिति का जो रियल आंकड़ा है आपने रखा है और इससे होकर के हमने आगे बढ़ना है। जो आपने बातें बताई हैं कि किस तरह से हमें क्या अपनाना चाहिए ताकि हम कीट पतंग और बीमारियों से अपनी फसलों को बचाएं। मेरा निवेदन रहेगा कि आदरणीय सदस्य जो भी प्रश्न हो हैंड रेज करें, और उन सबसे पहले मैं आदरणीय पवन सर से भी ये निवेदन करता हूं कि आपका मार्गदर्शन पहले मिल जाए, तत्पश्चात प्रश्न आगे बढ़े। जी नमस्कार। और बहुत सुंदर वार्ता आज की मुख्य वक्ता भुवनेश्वर राय जी के द्वारा। और मुझे लगता है कि इस मंच पर अब काफ़ी समय से हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट हो जा रही हैं। कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी है, कुछ में जानकारी का के जो अनुभव हैं उनको ज़रूर हम मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए। प्रश्न भी मुझे लगता है कि कम होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अनुभव का आप आदान प्रदान करते हैं सदस्य, एक एक करके बुलाया जा सकता है, क्योंकि अभी धान की फसल लग चुकी है और उसमें आगे कुछ जो प्रगति हो रही है या उसके जो अनुभव आ रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लें। तो आज का इस तरह से सत्र का आगे की जो स्थिति, मतलब आगे का जो हम कार्य करेंगे इस तरह से भी हो सकता है। और साथ ही आज की जो योग कक्षा है वो भी बहुत सुंदर रही थी, उसके लिए भी उनका अभिनंदन है आज के योग शिक्षक का, मुकेश जी का। तो आज की चर्चा को मुझे लगता है कि हम अनुभव आधारित चर्चा के जो हमारे खेत की जो मैं जो अनुभव किए हैं उसको हम बातचीत करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी नमस्कार। जी धन्यवाद सर। वास्तव में जो हमारे अपने अपने अनुभव हैं, उस बात को अगर हम आदरणीय पवन कुमार सर की मार्गदर्शन के साथ जोड़ें और आज की हमारे मुख्य वक्ता जी की बातों के साथ जोड़ें जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, तो उससे यह भी लगता है कि अलग-अलग जो अनुभव आए हैं और अलग-अलग जगह पे समय काल परिस्थिति के अनुसार लोग कैसे अपनी फसलों को कीट और व्याधियों से बचाते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले तो हैंड रेज़ है आदरणीय कृष्ण कुमार महतो जी का। कृपया आप बात रखिए, तत्पश्चात जी। आदरणीय ओम नमः सादर ओम। आज के जो शिक्षक मुकेश जी ने बहुत अच्छे ढंग से किया, और मेरा प्रश्न है आदरणीय मुख्य अतिथि राय जी से, वैज्ञानिक, ये धान की खेती में अभी मैं पंचगव्य डालना चाहता हूँ, तो इस पंचगव्य मैं पतंजलि का देसी घी डाल सकता हूँ क्या? बस एक ही प्रश्न है मेरा, अभी मौसम है धान का इसलिए। जी जी आदरणीय मातो सर, सादर प्रणाम आपको। जरूर जरूर डाल सकते हैं। अगर आपके पास लगता है कि घी है, कुछ लोगों के पास तो खाने के लिए नहीं है, अगर आपके पास है तो पंचगव्य बना करके और उसको डालें, जीवामृत बनावें। और आप तो जब शुरुआत हम लोग किए थे 1 एकड़ में
जब आपके पास प्रोजेक्ट था और 1 एकड़ के लिए पतंजलि की तरफ से सारे बायो फर्टिलाइजर मिला हुआ था और उसमें आप और राजेंद्र बाबू दोनों लोगों ने वहां पे रांची में किया था और मैं खेत भी देखा था। पहली बार जब देखने के बाद नहीं लग रहा था कि ये खेत ऐसा है कि जिसमें यूरिया और डीएपी का प्रयोग नहीं किया गया है। और उसका कारण यही था कि आपने सबसे पहला जो काम आप लोगों ने किया था कि जीवामृत समय समय पर बना करके उसमें डालते गए थे। क्योंकि आपके वहां ज्यादातर एक फसल ली जाती है केवल धान की, तो यह भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि धान की फसल कटने के बाद फिर खेत खाली रहते हैं और जब खेत खाली रहते हैं तो फिर ज्यादा न्यूट्रिशन अपटेक नहीं हो पाता है और फिर न्यूट्रिशन उसमें रहता है, फिर धान लोग लगाते हैं। और फिर तो आपके वहां झारखंड में तो एक बाय फॉल्ट ही है कि बहुत कम मात्रा में खाद भी देना पड़ता है। जब मैं चर्चाएं करता हूं जहां तुलना किया जाता है पंजाब से और झारखंड के बीच में, तो हमको लगता है कि कम से कम 4 गुना का अंतर है, 4 गुना से भी ज्यादा का अंतर है कि वहां पे जितना 4 गुना ज्यादा दिया जाता है, आपके वहां जो केमिकल खेती भी लोग करते हैं वो कम करते हैं। तो आप पंचगव्य में भी बना सकते हैं। जीवामृत बहुत अच्छी बात है, उसको बनाइए। और कीड़ों के लिए देखिए जो इसमें कितना बढ़िया साइंस है कि हम लोगों ने नाम अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से जब आप अध्ययन करेंगे तो हर चीज का मटेरियल करीब करीब वही है कि किसमें क्या क्या डालना है। गाय का गोबर, गौमूत्र और ये फसलों की पत्तियां, पौधों की पत्तियां, नीम की पत्तियां और जो भी हमारे गाय या बकरियां नहीं खाती है उसका यूज करके हम किस तरह से ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। और नाम कई दिया गया है। नाम जो है आपका निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नियास्त्र है, दशपाणी है, लेकिन जब सब में देखेंगे तो बहुत अंतर नहीं है। बस केवल जो है, अब जैसे निमास्त्र में देखें जो डोज उसमें लिखा है, क्योंकि निमास्त्र है, नीम से संबंधित है, तो वो जो डोज है वो ये इंगित करता है कि ये आपका जो है जितना भी नॉर्मल इंसेक्ट हैं, जो छोटे मोटे कीड़े हैं, उनको मारने के लिए ये उपयोग किया जाता है और नाम से भी आता है। उसके बाद ब्रह्मास्त्र में जाइए, अब आपको नाम से ही पता चलेगा कि ये थोड़ा सा बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांग है, निमास्त्र से ज्यादा अच्छा है। तो क्यों है? तो जब उसकी आप डोज में जाएंगे जहां पे गौमूत्र उसमें 5 लीटर लिखा है, नीम जो है 5 किलो पत्ती लिखा है, तो वहीं जब आप ब्रह्मास्त्र में जाएंगे तो सीधे देखेंगे कि ये दूना हो गया है। माने जो निमास्त्र में आपने गाय गौमूत्र डाला उससे दूना है। और फिर क्या हो गया कि उसको आपने थोड़ा सा और अच्छा कर दिया, उसको जो है बॉयल कर दिया, 4-5 बॉयल कर दिया और उसका अर्क बना लिया। तो ये चीज है कि उसको निमास्त्र में आपने केवल गौमूत्र, गाय का गोबर और ये सब डाल करके उसमें पत्ती डाल करके आपने सड़ा दिया, उसको छान करके स्प्रे कर दिया हल्का सा। फिर जब उसी को आपको स्ट्रांग करना है तो आपने उस चीज के को दूना कर दिया, मटेरियल को, और उसको गर्म कर दिया, बॉयल कर दिया। फिर जब आप जाएंगे अग्नियास्त्र में तो नाम से ही पता चलता है कि ये ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा और कठोर है। तो
उसमें भी वही चीज है, बहुत ज्यादा तकनीकी समझने की जरूरत नहीं है, इसमें भी वही चीज है, सारी चीजें वही है, लेकिन इसमें ब्रह्मास्त्र में जितना हम गौमूत्र डालते हैं और जो पत्तियां डालते हैं उसको इसमें भी दूना कर दिया गया, ब्रह्मास्त्र से दूना कर दिया गया। अगर उसमें 10 लीटर हमने गौमूत्र डाला तो इसमें 20 लीटर कर दिया गया। और फिर इसमें और क्या किया गया कि जितना भी आपका जो तीखे चीज हैं जैसे लहसुन मिर्चा, इन सबों का पेस्ट बना करके उसमें डाल दिया गया और फिर उसको भी बॉयल किया गया और फिर उसको छान करके रखने के बाद फिर आप स्प्रे करते गए। तो 10 पर्णी में भी वही है कि आप 10 तरह की पत्तियों में जितना जो चीज आपको मिल जाए उसमें सबका आप यूज किए, उसको गौमूत्र में पानी में डाल दिया ड्रम में और फिर उसको भी उसमें कुछ दिन तक सड़ा दिया, 1 महीने तक, और फिर उसको छान करके आप स्प्रे कर रहे हैं। तो 2 चीजों में है। अब ये जितने हम 4 नाम बताए, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र और 10 पर्णी, इसमें निमास्त्र और 10 पर्णी इन दोनों को गर्म नहीं किया जाता और ये बीच वाले जो अग्न्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र है इसको बॉयल किया जाता है और निमास्त्र से दूना मटेरियल इसमें डाला जाता है ब्रह्मास्त्र में, और ब्रह्मास्त्र से दूना जो है अग्न्यास्त्र में डाला जाता है। तो ये आप अब समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा हमको इसमें ऐसा नहीं है कि आपने 10 लीटर कहीं गौमूत्र की बात कर रहे हैं और वहां आपके 8 लीटर मिला या वहां आपका 12 लीटर हो गया तो वो कोई प्रभावित कर देगा। तो इसको समझते हुए, इसकी केमिस्ट्री को समझते हुए आप यूज करें। और सबसे बड़ी बात तो आप लोग जानते ही हैं कि जैसा कि आजकल चल भी रहा है, हम सब लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि जहां भी आप पेस्ट कंट्रोल के लिए सबसे जो बड़ा हथियार पहले से ही था लेकिन उतना संज्ञान में नहीं था लोगों के, और आजकल धीरे धीरे ये इस मंच पर भी बढ़ा है और लोगों के दिमाग में बढ़ा है। जो लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, जो ये सब ट्रैप है, इसका प्रयोग होना शुरू हो गया है। आने वाले समय में हर जिले में एक जिला प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर के चार्ज में है और वो पूरा का पूरा गांव जो है एक प्रोजेक्ट बना हुआ है गवर्नमेंट का, और उस गांव में सभी लोगों के खेतों में सरकार की व्यवस्था है कि इस तरह के करके उसको जो है दिखाया जाए। निश्चित रूप से ये थोड़ा सा है, लेकिन एक गांव के बजाय अगर हम इसी को हर गांव के 2-3 किसान जो अच्छे अच्छे किसान हैं उनको दिखाते तो वो भी अच्छा होता। लेकिन ठीक है, सरकार की मंशा है कि इसको पहले गांव में देखा जाए, क्योंकि सरकार कोई प्रोजेक्ट लाता है तो वो पैसा भी सरकार देती है, व्यवस्थाएं भी होती है, उन अधिकारियों को ट्रेवल करने में सुविधा होता है। तो उनकी सोच है कि इसको देखा जाए कि कितना प्रभावी हो रहा है। और निश्चित रूप से आदरणीय वर्मा जी समय समय पर करते रहते हैं, बातचीत भी करते रहते हैं, उनका फोन भी आता रहता है, कहीं जाते हैं तो वो वहां से दिखाते भी हैं कि देखिए राय साहब किस तरह से ये यहाँ काम चल रहा है। आप लोगों से भी समय समय पर बात करते रहते हैं। उनका प्रयास बहुत सफल रहा जहां जहां उन्होंने काम किया। हम लोग भी इसके बारे में हल्का फुल्का जानते थे, लेकिन ये केवल सीमित हो गया था, केवल ट्रेनिंग में ही इसकी चर्चाएं होती थी। और हम लोग भी कहीं कहीं जाते थे, गवर्नमेंट के फार्म पर भी जाते थे, वहां भी कहीं देखने को नहीं मिलता था, कहीं किसानों के वहां जाते थे वहां भी देखने को नहीं मिलता था, बहुत कम। ज्यादातर मैंने जो है वहां पंजाब में इसको देखा था, जो वो भी ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में इसका उपयोग लोग ज्यादा कर रहे थे। जो थोड़ा बहुत उसमें तो वैसे भी नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत पहुंचते हैं उसके लिए कंट्रोल करने के लिए स्टिकी स्ट्रैप और ये सब एलो स्टिकी स्ट्रैप ये सब लगाए रहते हैं। तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। धन्यवाद।
जी, धन्यवाद सर। आपने इसी चर्चा में कुछ अन्य पहलुओं पर और महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात रखी और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे भी अभी मैंने एक निजी यात्रा की, तो इस दौरान कुछ ऐसे अच्छे-अच्छे अनुभव प्राप्त हुए हैं। और इसी क्रम में आदरणीय प्रदीप राज वर्मा सर, कृपया आप बात रखिएगा। ओम, सदन को सादर प्रणाम। आज मालवीय जी ने जो योग कराया, बहुत विशिष्ट और बहुत अच्छी तरह से कराया। उनको सादर नमन करते हैं। उन्होंने जो हनुमान चालीसा पढ़ा था लय में, वो भी बहुत मजा आया उसको सुनकर। मेरा क्वेश्चन अब भुवनेश्वर राय जी से ये है कि मैंने अपनी धान की खेती में अजोला डाला हुआ है। अजोला जब डाला तो उसकी एक बहुत लंबी, मतलब पूरे खेत पे एक लेयर बन गई है, और लेयर बन जाने से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें खरपतवार बहुत कम हुआ है। तो ये अजोला, कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि अब अजोला ज़्यादा डालोगे तो ग्रोथ नहीं होगी धान की, ऐसा लग तो नहीं रहा है, किंतु क्या इस पे कुछ प्रकाश डाल सकेंगे आप? जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय सर। हाँ जी 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 जी, आदरणीय सादर प्रणाम आपको। अजोला नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ही लाभदायक है और कहीं कोई नुकसान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जैसा कि आप अनुभव कर रहे होंगे। और मुझे याद है कि मैं जब वहां पे हरिद्वार में था, तो कांगड़ी विश्वविद्यालय में 2 दिन का एक सेमिनार राष्ट्रीय स्तर का हुआ था, जिसमें फाइनेंशियल सहयोग किया गया था पतंजलि की तरफ से, और सारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक आए थे। उसमें एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका 2 घंटे का लेक्चर और पूरा प्रेजेंटेशन अजोला पर ही था, और वो मैंने सुना था। मैंने वो अजोला को इतना प्रभावी बताए थे जिसका कोई हिसाब नहीं। और बस इतना ही था कि चूंकि ये पानी से संबंधित है, तो ज्यादातर धान की खेतों में या बरसात के सीजन में इसको पैदा करके और इसका उपयोग किया जाता है। तो मैंने आज, मुझे याद है उनका वक्तव्य अजोला के बारे में, सही बताएं तो उस समय तक अजोला के बारे में मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं था, कि वो नाम सुने थे, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन देख करके, और वो उनका मानना था कि बहुत जगहों पर इसको लार्ज स्केल पर किया जा रहा है और इसको एक जगह पैदा करके लोगों को बेचा भी जा रहा है, वो लोग अपने खेतों में उसको डाल भी रहे हैं। तो उनका प्रयास था कि इसको बढ़ाया जाए। बहुत अच्छी चीज है अजोला जी। धन्यवाद। जी, और अजोला से हमारे खेतों की जो परत है, मिट्टी की परत है, वो स्वस्थ ही होती है और खुराक मिलती है हमारे पौधों को। आदरणीय ओंकार नाथ सर, आप प्रश्न रखिएगा। जी जी, सदन को नमस्कार। मेरा प्रश्न है कि अभी हम वीडियो एक देखे हैं और उसमें ट्राइकोडर्मा, बेब्रिया बिसियाना, सूडोमोनास, पोटास, फास्फोरस का कल्चर लेके अलग अलग ड्रमों में उसको मल्टीप्लाई करने का, तो उसका विधि था का 100 लीटर पानी में डालकर और उसमें गुड़ 3 kg और उसमें मैदा मिक्स किया गया और ट्राइकोडर्मा का अलग अलग डिब्बों में अलग अलग ढंग से उसको डाल के मल्टीप्लाई किया गया था। तो क्या ये विधि सही है? तो हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। अगर ये सही है तो प्रोसेस बहुत आसान है। क्या इसमें ट्राइकोडर्मा, बेब्रिया बिसियाना, सूडोमोनास, पोटास, फास्फोरस का कल्चर डाल के क्या इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है? थोड़ा थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। धन्यवाद आदरणीय। देखिए, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जितने आपके YouTube पर वीडियो आ रहे हैं, खैर वो भी बड़े अच्छे हैं, और अभी आप देखे हैं कि
ट्राइकोडर्मा के मल्टीप्लिकेशन के लिए आदरणीय चौहान सर का क्लास चल रहा है। उसमें भी उन्होंने बहुत ही सरल विधि बताई है और मेरा मानना है कि इसी तरह से, जिस तरह से वो ट्राइकोडर्मा की बात है, उसी तरह से हर पर कल्चर की उपलब्धता और फिर उसको मल्टीप्लिकेशन करके हम कम पैसे में अपने पूरे एरिया को कैसे कवर करेंगे, ये बहुत बड़ा काम है। और मेरा मानना है कि चौहान जी का जो क्लास है उसमें अगर बनाने की प्रक्रिया में बहुत कम लोग शामिल हो पाएंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाली प्रक्रिया को बहुत समझने की जरूरत है। और वो जो बता रहे हैं वो बिल्कुल उनका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। वो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं और उसी कार्यक्रम में वो शामिल हैं। तो वो जो आप बता रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप देखेंगे कि जो वो चीज बता रहे हैं वो बिल्कुल कितना ग्राम और क्या क्या डालना है, मतलब वो केवल एक बेसन की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें वो डिफरेंट की बात कर रहे हैं। तो हम कोई काम थोड़ा सा उस हिसाब से करें कि फायदे जो है ज्यादा से ज्यादा मिले। आसान, देखिए आसान की बात यह है कि हम बेसन भी खोज लेंगे, हम चाहेंगे तो बाजरा का भी आटा खोज लेंगे, हम चाहेंगे तो चावल का भी आटा खोज लेंगे, हम चाहेंगे तो, हमारे चाहने के ऊपर है। तो उस तरह से हम करते जाएं। मल्टीप्लिकेशन पर ज्यादा विशेष ध्यान, अगर जिस किसान भाई को अपनी लैब नहीं बनानी है, ठीक है, वो जानकारी लेते रहें, लेकिन जहां मल्टीप्लिकेशन की बात आवे, और वो मेरा मानना है कि देखिए कल्चर तो आपको हर जगह मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन, अब 1 किलो कल्चर आपका मिल गया, फिर 1 किलो से 5 किलो, 5 किलो से फिर 20, 20 से फिर 200 लीटर, और 200 लीटर जो है आपका चला गया 5 एकड़ के लिए। कहने का मतलब कि आपने कल्चर लाया 1 एकड़ का और आपने उसको बहुत ही कम पैसे में और कम समय में आपने 5 एकड़ का बना दिया। जैसे 200 लीटर बनाते हैं, 40 लीटर, वो कहते हैं कि 40 लीटर एक बार में इसका दे दीजिए खेतों में, तो 5 एकड़ का हो गया। कहने का मतलब कि 1 किलो आपने लाया और जो आपको 1 एकड़ में देना था उसको आपने थोड़ा सा अपनी समझदारी स्थापित करते हुए 5 एकड़ का बना दिया और फिर उसको आपने दे दिया खेतों में। तो ये जानने की जरूरत है। वो ठीक है, यूट्यूब में सब आ रहे हैं और वो बिल्कुल फायदा करेगा। ऐसा नहीं है कि वो जो आपको आसान लग रहा है वो कोई गलत बात है, लेकिन हर चीज की जानने की जरूरत है कि अगर उसमें 5 तरह के आटे की बात हो रही है तो वो उसका महत्व कहां पे है। वो जो हम 1 डालेंगे उससे ज्यादा फायदा ये करेगा, और कितना मात्रा में डालेंगे वह भी उसमें निर्धारित है। तो मात्रा का भी ध्यान रखें। तो इससे ये फायदा होगा कि भाई अब किसी चीज का अति नहीं करना है कि ज्यादा से ज्यादा नहीं डालना है। ज्यादा डालेंगे तो आपका पैसा भी ज्यादा खर्च होगा और उसका उपयोग जो है, जो खाने वाले हमारे जीवाणु हैं उनकी भी तो एक कैपेसिटी है कि वो कितना खाते हैं। तो इस तरह से हमको ध्यान देना है। और विशेष रूप से मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग इस क्लास में जुड़ते हैं चौहान सर की, अगर उनको नहीं भी उसमें बनाना है तो मल्टीप्लिकेशन पर विशेष जोड़ दें। और हम लोग चाहेंगे कि एक दिन उनसे ये रिक्वेस्ट किया जाए कि थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन पर विशेष 2-3 दिन का क्लास कर दें कि कौन कौन से ऐसे बायो फर्टिलाइजर है, बायो पेस्टिसाइड है जिसको कल्चर से लेकर के और बनाया जाए, और उसका एक लीफलेट बना लिया जाए कि हाँ इसके लिए ये चीज इतना सामग्री रखना है। उसको जो है एक डॉक्यूमेंट में आ जाए, जो वहाँ का महाराष्ट्र में तो खैर है, लेकिन महाराष्ट्र का हम लोग को समझ में नहीं आता है।
तो एक बना करके और पूरा वो कर लिया जाए, तो ये चीज जो है बहुत अच्छा कारगर होगा। जो मल्टीप्लिकेशन की बात है, ये भी वही होता है, हमने वहां भी फैक्ट्रियों में भी देखा है। इसी तरह से लोग बनाते हैं, थोड़ा सा लैब में बनाएंगे और उसके बाद ड्रम के ड्रम जो है बनाते जाएंगे, फिर वो ड्रम जो है फिर 1-1 लीटर में पैक होता चला जाएगा, फिर वो बिकने के लिए चला जाता है। तो वो चीज बहुत सौभाग्य की बात है कि चौहान सर हम लोग के साथ हैं, और इसमें ज्यादा से ज्यादा उनकी क्लास को कभी मिस मत करें और ज्यादा से ज्यादा लें, और विशेष रूप से मल्टीप्लिकेशन पर विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। कि जो यूट्यूब में सामग्री हमें दिखाई जाती है, वो अच्छा हो, कोई विशेषज्ञ हो या अनुभवी किसान बता रहा हो, क्योंकि यूट्यूब की सामग्री बहुत सारे लोग जो जाने-अनजाने में भी पेश करते हैं ताकि उनके सब्सक्राइबर बढ़ें, उनका कारोबार बढ़े। लेकिन जो महत्व के विशेषज्ञ हैं और महत्व के किसान हैं, उनको सुनना और उनके अनुभव से सीखना बड़ी बात होगी, यही बात सामने आई है। इसी क्रम में आदरणीय शरद वर्मा सर, आपका हैंड रेज़ है और आपका जी, जी मुख्य अतिथि को बहुत प्रणाम, और आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो हम लोग जो हल्दी करते हैं, तो हल्दी के लिए क्या चीजें हमें बहुत अच्छी देना चाहिए जिससे अच्छी फिंगर बने और बहुत अच्छी मात्रा में वो निकले, उसका उत्पादन होवे। तो इसके लिए हमें कौन से न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हल्दी में एक्चुअल में कीड़े मकोड़े तो बहुत कम लगते हैं, अपने आप में ही वो नेचुरल एक फंगिसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी है। बस उसमें पैदावार के लिए हूँ मैं कि वो पैदावार कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में अवश्य बताएं। जी आदरणीय शरद वर्मा जी, सादर प्रणाम आपको। सबसे पहले तो आज थोड़ा सा आपके बारे में चर्चा करने का मुझे मौका मिला, और मुझे लगता है कि आपका जो ये गुण है खेती का, ये जब हम कभी कभी सोचते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, ये वर्मा जी का गुण नहीं है। जिनके माता पिता इतने विद्वान हैं, तो उनका पुत्र जो है ये निश्चित रूप से होना ही होना है। और जो पिता अपनी पढ़ाई करने के बाद उस समय का पढ़ा हुआ एग्रीकल्चर का स्टूडेंट होते हुए भी अपना व्यवसाय, अपनी खेती को समझा और खेती किए, अपने पुत्र को भी इसी में लगाए, और बड़े शान से आप अपनी खेती को कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। निश्चित रूप से आप के बारे में 2 शब्द मैं जरूर आज बोलूंगा कि हो सकता था कि आपके पिताजी नौकरी कर लेते, आप अपने जो आपके पास 150 एकड़ खेत बहुत कम लोगों के पास होता है, हमारे वहां तो पूरे जिले में किसी के पास नहीं है उत्तर प्रदेश में, और मुझे लगता है कि अन्य जिलों में भी किसी के पास नहीं होगा। ये बहुत बड़ा खेती होता है 150 एकड़ कि अपनी खेती हो, आपके पास इतना है, और मुझे लगता है कि आप उसको बढ़ाते ही होंगे। शायद अगर आप नौकरी करते, आपके पिताजी किए होते, आप किए होते, तो ये खेती धीरे धीरे कम हो गई होती, आपकी अपनी खेती कम हो गई होती। आप इसको हटा करके, चूंकि आपका रुचि नहीं रहता, तो फिर दूसरे कामों में लगाते, लेकिन आज आप इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे होंगे। मुझे इसमें कोई कहने में संकोच नहीं है कि पर साल आप अपने ही खेती से कमा करके खेती खरीद रहे होंगे और अपना बना रहे हैं। आपकी जो स्टेटस है वो किसी अधिकारी से या किसी नौकरी वालों से कम नहीं है। तो ये दर्शाता है कि आप अपनी खेती को करके कैसे कर सकते हैं। जहां तक आपने हल्दी की बात की, तो देखें जितनी भी फसलें जो मिट्टी के अंदर उगती हैं, जो ट्यूबर
होता है, जैसे आपका आलू हो गया, चाहे जितनी भी चीजें हैं, इस तरह से अदरक हो गया, इसमें पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। पोटेशियम हम कम डालते हैं, ज्यादातर जब हम यूज करते हैं तो अगर मान लीजिए कि जो लोग केमिकल खेती करते हैं वे भी डीएपी डाल दिए तो उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल गया, उसके बाद वो यूरिया डालते गए और अपनी खेती को करते गए। पोटास बहुत कम लोग डालते हैं, और पोटास खास तौर से जो लोग समझते हैं कि हाँ पोटास डालने से हमारे जो ट्यूबर की साइज है वो बड़ा होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्यूबर की संख्या होगी, तो वो डालते हैं। तो हर फसल में हर न्यूट्रिएंट का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जो जमीन के अंदर जितने भी फसल हैं जो ट्यूबर टाइप हैं उसमें पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल है, तो वह भी आप उसमें डालें। मेरे वहां एक क्षेत्र है जो करीब एक पूरा तहसील है जिसमें हल्दी की बहुत अच्छी खेती होती है, और वो लोग वहीं से ट्रकों से सप्लाई होता है, वही लोग करते हैं, उसको बॉयल भी करते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको जो है ट्रकों से भर करके बेचते हैं। तो बहुत बड़ा एरिया है उसमें, मैं देखा हूं, और वो लोग पोटेशियम बहुत अच्छी तरह से डालते हैं, मतलब एकदम आलू जैसे उसमें पोटेशियम डालते हैं। तो आप इसको डालकर देखें, निश्चित रूप से फायदा होगा। और अगर आप इसमें निश्चित रूप से आप जैविक कर रहे होंगे तो आप बायोपोटास आता है, अब तो आने लगा, पतंजलि का भी बायोपोटास आ रहा है जिसमें अच्छा खासा पोटेशियम है, उसको आप डालें। नहीं तो केएमबी आता है, उसका स्प्रे कर दें। उसके बाद आपका बायो एनपीके आता है, उसमें भी पोटास है, उसका आप स्प्रे कर दें, तो ये बेनिफिट अभी आपको मिल जाया करेगा। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा सर CEO। जी धन्यवाद सर। ये चर्चा और भी उसमें मूल्यवर्धन हुआ, और इसी क्रम में जबकि हम फसल सुरक्षा को लेकर के अपने अनुभव भी किसी न किसी रूप में साझा कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा आदरणीय अनिल राय जी के पास, अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही हो, कृपया आप ही अपना अनुभव रखिएगा, या कोई प्रश्न हो तो रखा जा सकता है। जी ओम सदन को प्रणाम। मेरे थोड़ा आवाज़ कम आ रही है। हेलो जी जी, बोलिएगा। जी ओम सदन को प्रणाम। मेरे यहाँ धान की खेती तो जैविक की तरह से ही कर रहे हैं, जिसमें हमने ये जितने गोबर की खाद है इत्यादि का प्रयोग किया है। ट्राइकोडर्मा एक बार डाले हैं और फिर बना के रखे हैं। अनिल जी आवाज वॉल्यूम खोल लीजिए आप अपना, प्लीज आप वॉल्यूम तेज कर लीजिए। जी आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज़ आपकी पहुँच नहीं पा रही है। इसी क्रम में जब तक कि आपकी आवाज़ पहुँचे। जी, मैं अपना भी अनुभव सुनाता हूँ, अभी यात्रा का अनुभव। उससे पहले मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय सर के पास पहुँचता हूँ। जी सर। जी आदरणीय दिनेश जी, मैं अनिल जी को सादर प्रणाम करता हूं। आवाज उनकी तो हम लोग को नहीं सुनाई दिया, लेकिन मुझे हम लोग को सुनाई दिया, उनको सुनाई जरूर दे रहा होगा। एक उनसे हमारी बात समय समय पर होती रहती है, और एक दिन फर्स्ट में जब उनका फोन आया था तो मैं, क्योंकि देखिए मेरा अनुभव रहा है कि जब केमिकल से हम लोग गए हैं जैविक में, तो कभी कभी ऐसे समय आए हैं कि पूरी प्लाट जो है जीरो होने पर कगार पर पहुंच गया है। अब उसमें दो ऑप्शन बचे,
एक ऑप्शन बचा कि हम इसको बचाने के लिए थोड़ा सा केमिकल का प्रयोग करके अभी तत्काल इस फसल को बचा लें, और दूसरा ऑप्शन बचा कि नहीं, हम अब केमिकल बिल्कुल नहीं डालेंगे और चाहे हमारी फसल जाए रहे। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो कुछ परेशानियां थी, तो मैंने इनको एडवाइज किया था कि देखिएगा अगर कंट्रोल ना हो पाए तो आप हल्के से यूज कर सकते हैं। मुझे बड़ा कहने में, आप लोगों को बताने में बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि उन्होंने कहा कि राय साहब मैं 5 एकड़ में जैविक खेती करना शुरू कर दिया हूं और मैं दृढ़ प्रतिज्ञा किया हूं कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं 1 ग्राम भी कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डालूंगा, चाहे मेरी फसल रहे बचे जैसे भी होगा, मैं देखूंगा, इसको आगे करते जाऊंगा, लेकिन ये मैं करता जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आदमी इस तरह से दृढ़ प्रतिज्ञा करके खेती करता है, भगवान भी उसको साथ देते हैं और निश्चित मानिए कि उनका कोई नुकसान भी नहीं होता है और ना होगा, और वो अपने फसल को बचा ले जाएंगे और अच्छा सा करते जाएंगे। तो प्रश्न तो हम लोग नहीं सुन पाए, लेकिन मैं उनके बारे में थोड़ा सा ये सभी लोगों को बताना चाह रहा था। धन्यवाद। जी आदरणीय, आप उनके भाव को समझ गए और ये भाव इस मंच तक पहुंचने बहुत ज़रूरी हैं और थे। मैं इसी क्रम में ये भी बताना चाहूँगा कि अभी मैंने एक निजी यात्रा की, हालाँकि उसका उद्देश्य दूसरा था, लेकिन ये भी बात रही कि हम अलग-अलग किसानों के खेतों में जाने का मौका मिला। इधर गाज़ियाबाद से लेकर के और लखनऊ से लेकर के इलाहाबाद और जो प्रयागराज है और उस वहाँ से बनारस के कुछ-कुछ क्षेत्रों में, कुछ-कुछ भागों में। इस दौरान जब हम लखनऊ पहुँचे, हालाँकि गाज़ियाबाद के आस-पास के क्षेत्रों में मैंने थोड़ा मुआयना किया कि किस तरह से लोग जो जैविक खेती कर रहे हैं या फिर जो सामान्य खेती कर रहे हैं, तो मुझे ये आभास हुआ कि अभी जो योगाहार के मंच पर जो बातें, जो एक्शन लिया जाता है, जो सीख कर के कार्य आगे बढ़ाया जाता है, यहाँ पे सूचनाओं का बड़ा अच्छा समागम हो गया है इस मंच के दौरान और इस मंच के माध्यम से, और इस मंच के माध्यम से जो भी किसान जुड़ते हैं, उनके पास नॉलेज अच्छी चली गई है। लेकिन जो मैंने फील्ड में देखा दूसरी जगह, अधिकतर जगह जैविक खेती की जो उपाय हैं, विधियाँ हैं, वो दूर-दूर तक की बात हैं। वो जानते तो हैं, सुना है तो है, लेकिन उपयोग में नहीं लाई जा रही। इसी क्रम में जब लखनऊ पहुँचे, तो तब ये बात रही कि क्योंकि वहाँ पे हमारे आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार जी भी हैं, तो क्योंकि वो तो व्यस्त थे, तो क्योंकि मयंक वर्मा जो हैं, श्री मयंक वर्मा योगाहार में कई बार आए हैं, अपने खेती को दिखाते हुए उन्होंने बातें रखी हैं। तो ये विचार आया कि उनके खेतों में चला जाए, तो वर्मा सर ने कहा कि हम आपको, हमें गूगल मैप मिल गया, हम पहुँच गए खेत में उनके। उन्होंने बड़ा ही अच्छा उपयोग किया है आईपीएम का और अपने खेतों को जो कीट-पतंगों से सुरक्षा प्रदान करी है। हालाँकि जो ज़मीन में है, उन्होंने सभी पोषक तत्व अपनी ज़मीन को दिए हैं, ताकि जो ख़ासकर सब्ज़ी के उत्पादन वो कर रहे हैं, तो उनकी जो सब्जियाँ हैं, वो फलें-फूलें। लेकिन जो कीटों से बचाने के लिए दवा न छिड़की जाए, दवा मतलब ज़हर, जो ज़हर न छिड़का जाए, इसके लिए उन्होंने आईपीएम के सभी अ, विधियों को अपनाया है, सभी उपागमों को, सभी स्टेप्स को अपनाया और पूरे खेत में जो स्टिक्स हैं और जो ट्रैप्स हैं, फेरोमोन ट्रैप्स हैं और सोलर ट्रैप्स हैं, उससे व्यवस्थित करके उन्होंने अपना कार्य आगे बढ़ाया है। साथ में मैंने देखा कि अपने खेतों के किनारे उन्होंने गेंदा बोया। तो मैंने, कुछ मालूम तो था, लेकिन जिज्ञासावश और उत्सुकतावश उनसे पूछा मैंने कि ये गेंदा क्या आप बेचते हैं? बोले कि नहीं, क्योंकि गेंदा कीटों को आकर्षित करता है,
तो सबसे पहले तो गेंदे पर वो लोग वो जो जीव हैं, वो कीट हैं, वो आ जाते हैं और तत्पश्चात हमारी फसलों पर उनका आक्रमण होता है। तो आक्रमण के लिए वो आक्रमण करें इस न करें इसलिए हमने इस तरह से व्यूह बनाया, व्यूह रचना की है। उन्हीं के शब्दों में कि जैसे पहले व्यूह होता था, व्यूह रचना की है कि कीट पहले आक्रमण करेगा तो सुगंधित फसलों पर, गेंदा जैसी फसलों पर करेगा, तत्पश्चात वो आगे बढ़ेगा। लेकिन आगे बढ़ेगा क्योंकि बड़ी संख्या में बढ़ेगा तो वहाँ जैसे ही वो जाएगा तो अलग-अलग सैनिक खड़े हैं, स्टिक के रूप में, ट्रैप्स के रूप में, फेरोमोन ट्रैप्स के रूप में और साथ में सोलर ट्रैप के रूप में। तो मैंने कहा ये तो ये जो फँस गए हैं, ये जो मर गए हैं या ख़ासकर जो पॉपुलेशन जो कंट्रोल है, जो 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 नर कीट उसमें फँस गए हैं, तो लेकिन जो अन्य कीट भी तो आएँगे बाद में। तो उन्होंने कहा कि नहीं इससे ही हम गेंदे से ही पहचान कर लेते हैं कि हमारे खेत में शत्रु ने आक्रमण कर दिया है और शत्रु आक्रमण करे उससे पहले वो तैयार रहते हैं और वो जो फसल जो कि हमारी खाद्य फसल नहीं है, वहाँ से अगर कीट आगे गुज़रने की गुंजाइश होती है, तो पहले ही वो रोक लेते हैं गेंदों की फसलों में। वहाँ कुछ आप जैविक जो कीटनाशक हैं, उनका प्रयोग भी कर सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं और जो बचे कुछ आगे वाले कीट अपने आपकी फसल पे जाएँगे, तो वो ट्रैप कर लिए जाएँगे, ख़ासकर जो जो मेल जो मक्खियाँ हैं, जो कीट हैं, वो वहाँ पे ट्रैप कर ली जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी स्टिक्स हमने देखे हैं, बहुत सारे ट्रैप्स देखे हैं, बहुत सारे सोलर जो पैनल्स देखे। तो अ, वो बड़ा अच्छा रहा। अन्य किसानों के भी नाम आदरणीय वर्मा जी ने दिए थे, लेकिन समय के अभाव में हम जा नहीं पाए। ख़ास बात ये रही कि जो मयंक वर्मा जी हैं, हम उन्होंने हमारी यात्रा के लिए कोई 7-8 किलो खीरा दिया और कोई ऐसे ही 7-8 किलो लौकी दी होगी, यानी 7-8 पीस लौकी दी है, जो मात्रा में ज़्यादा रही होगी। हमने भी क्या कि जो खीरा अपने दिन के लिए यात्रा के दौरान उसे खाया और जो भी मिला अधिकतर जैसे किसान मिले, बहुत सारे अधिकारी वर्ग मिले, तो उनको भी 1-1, 2-2 खीरे दिए, 2-4 खीरे दिए और वो 7 दिन तक वो खीरे मैंने जानबूझकर के एक प्लास्टिक की पन्नी में रखा। क्योंकि प्लास्टिक की पन्नी में जो मॉइस्चर बन जाता है, उसके कारण आजकल की जो सब्जियाँ हैं, वो जल्दी सड़ जाती हैं। ये जानने के लिए कि इनका जो लाइफ वैल्यू है कितनी है, लेकिन 7 दिन के बाद भी वो तरोताज़ा रही। कुछ मैंने गाड़ी की डिग्गी में छोड़ दिए थे, तो लखनऊ और बनारस के मध्य की गर्मी में वो सिकुड़े नहीं। थोड़ा बहुत अगर उनमें हल्का-सा अ, परिवर्तन आया, लेकिन सड़ने का कोई नाम नहीं था। जिन लोगों ने भी खाई, उन्होंने कहा कि दादी-नानी की ज़माने की बात याद आ गई। और मुझे तो ये जो जो सब्जियाँ हैं, उनको खाकर यही लगा कि जैसे मैं उत्तराखंड के पहाड़ों में उत्पादित होने वाली सब्जियों को और तरकारियों को खा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर ये रहा कि हम ये जो कीटनाशकों से लेपित और उनसे बमबार्डिंग करते हुए जो फसलें खाते हैं, उनका स्वाद भी नहीं रहता और स्वाद के साथ में हमारा स्वास्थ्य भी नहीं रहता। लेकिन ये पहल की जा रही हैं और बड़ी बात ये है कि योगाहार के इस मंच पर अलग-अलग विधियों को अपनाया जा रहा है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन देश के अन्य भूभाग पर ये बातें देखने को नहीं मिल रही हैं। इस मंच का विस्तार आगे भी हो, ये मेरे मन में बात आई। इन्हीं बातों को लेकर मैंने कई बार लोगों से भी अनुभव भी शेयर करे और बातें भी रखी। अब क्योंकि मैंने आप सभी से कुछ अधिक समय ले लिया है, तो मैं वापस पहुँचता हूँ और आदरणीय हमारी मार्गदर्शक मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास पहुँचता हूँ कि वो आज की इस कक्षा का समापन योग के सत्र से लेकर के आदरणीय भुवनेश्वर राय सर के उद्बोधन तक अपनी टिप्पणी दें और साथ में आज की कक्षा समापन करें। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। आपके कुशल संचालन में आज हम सबको आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, जो आज के हमारे मुख्य वक्ता के रूप में
उपस्थित हुए हैं। और युवाहार कार्यक्रम जब से चल रहा है तब से आपने जो है किसानों को मार्गदर्शन दिया है। किसानों का खेत कैसे बनाया जाए, कौन सी फसल, कीटनाशक से लेके सारी व्याधियों समस्याओं का समाधान आपके द्वारा बताया जाता रहा समय समय पर, और हम किसान आगे बढ़ते रहे। आज इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें सुनने को मिला है कि आदरणीय अनिल राय जी जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने संकल्प लिया कि हम 5 एकड़ में किसी भी कीमत पर हम जो है केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यह उनके द्वारा स्वयं जो है जानने को मिला, और सदन को प्रसन्नता हो रही है आज कि ऐसे कितने एकड़ रकबा हमारे युवाहार की कार्यक्रम की वजह से बढ़ गया है। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो आदरणीय पवन कुमार जी हैं, हमारे सम्मानित वैज्ञानिक हैं, चाहे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी हों, चाहे आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी हों, अन्य सभी का मार्गदर्शन मिलता रहा। और केवीके के आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल रावत जी, रेड्डी शर्मा जी सहित और भी पूरे देश के विभिन्न राज्यों के हमारे वैज्ञानिकगण और अनुभवी किसान ने अपना अपना मार्गदर्शन दिया और अपना अनुभव सुनाया, जिससे देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में, जिलों में हमारा प्राकृतिक जैविक खेती का जो रकबा बढ़ा है, किसानों की संख्या बढ़ी है, जो अपने मन से बढ़ी है, किसी की जबरदस्ती से नहीं, ना सरकार की ना समाज की, जो मन से जो रकबा बढ़ा है और आगे और बढ़ता जाएगा। आज के हमारे योगाचार्य आदरणीय मुकेश मालवीय जी ने योग कराया और हम सब ने उनके साथ योग किया, और दूसरे सत्र में जो वार्ता में हम शामिल हुए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सबको। और इसी प्रकार से हम सब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते रहें, अन्य किसानों को जोड़ें, जो किसान जुड़ जाते हैं। आदरणीय अशोक पटेल जी ने अपने बेटे की शादी, जैविक शादी की, इसी से प्रेरणा लेकर के। ऐसे कई उदाहरण हैं। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय शरद वर्मा जी की आपने जो बात की कि 150-150 एकड़ में जो है, जो अब वो पशुओं को जो है जैविक भोजन करा रहे हैं, ये भी छोटी बातें नहीं है। ऐसी कई बातें हैं जो इस युवाहार कार्यक्रम को उपलब्ध हो रही हैं। तो मैं नमन और प्रणाम करता हूँ, और किसानों को जोड़ने का हम धीरे धीरे प्रयास करें, ताकि हम जो है इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते जाएं, अपनी रकबा क्षेत्र बढ़ाते जाएं और संख्या बढ़ाते जाएं, ताकि प्राकृतिक जैविक खेती का रकबा बढ़े। जैसे हमारे रमेश चंद मेहरा जी, आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी को हम हमेशा याद करेंगे, और उनका जो मार्गदर्शन मिल रहा है, जो फार्म लैब तैयार हो रहे हैं, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। सबको प्रणाम। आज का दिन शुभ हो, और कल सुबह मिलते हैं और साथियों के साथ, नए युग शिक्षक के साथ, मुख्य वक्ता के साथ। सबको प्रणाम। ओम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपका भी प्रणाम। ओम। जी, सभी को सादर प्रणाम। ओम। सभी को ओम।